नमस्कार दोस्तों, मैं राज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल नॉलेज नेशन में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। आज का जो हिंदुस्तान है वो युवा हिंदुस्तान है और हर युवा हिंदुस्तानी की एक एस्पिरेशन है कि उसके पास अपनी गाड़ी हो, अपना घर हो। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो इससे ही मिलता जुलता है कि घर बिना स्ट्रेस के पीसफुल तरीके से कैसे खरीदा जाए, या घर को खरीदते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखें कि बाद में ये स्ट्रेस की फॉर्म में कन्वर्ट ना हो। तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट आता है, हमको घर कितनी वैल्यू का स्काउट करना है वो डिफाइन करना पड़ेगा। तो सबसे पहला पॉइंट है कॉस्ट। तो कॉस्ट में हम ये कहते हैं कि अगर कोई इंडिविजुअल मकान लेने, घर लेने जा रहा है, या कोई दो भाई, एक फैमिली में दो भाई कमाते हैं, अर्न करते हैं, या फादर सन अर्न करते हैं, या हस्बैंड वाइफ अर्न करते हैं, तो जो भी उनकी कलेक्टिव फैमिली इनकम है इन हैंड, उसका 5 साल का जितनी वैल्यू बनती है उतनी मैक्सिमम वैल्यू का आपको घर ढूंढना चाहिए, स्काउट करना चाहिए। इससे ज़्यादा वैल्यू का लोगे तो इट विल क्रिएट स्ट्रेस इन फ्यूचर। तो अगर मान लीजिए आज ये कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं, ये जो आप बोल रहे हो गलत है, हम तो इससे ज़्यादा वैल्यू का ले सकते हैं, तो हम उस पर भी बात करेंगे, हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं और इतना ही क्यों लेना चाहिए, अभी बैंकिंग सिस्टम से भी समझेंगे। तो मान लीजिए मेरी फैमिली इनकम है 60,000 रुपये, चाहे मैं खुद अर्न करता हूँ या हम हस्बैंड वाइफ करते हैं, फैमिली इनकम मेरी 60,000 रुपये इन हैंड है। तो मेरी एक साल की इनकम जो बनती है वो बनती है 7,20,000, और 5 साल की बनती है 5 × 7.2 = 36 लाख। अब मैं ये कहता हूँ कि मेरी 60,000 इनकम है, किसी की भी 60,000 इनकम है, तो वो 36 लाख से ज़्यादा का घर नहीं ढूंढना चाहिए उसको। अब कोई बोलेगा कि मुझे नहीं, मैं तो 50 लाख का दिखना चाहता हूँ, 60 लाख का दिखना चाहता हूँ, आप गलत बता रहे हो, तो उस पर भी हम बात करेंगे। पहले हम बैंकिंग सिस्टम को समझेंगे। इसके लिए बैंकिंग सिस्टम कहता है कि मैं किसी को भी जब लोन देता हूँ तो हम उसको इस तरीके से लोन देते हैं कि जो उसकी मंथली ईएमआई है वो उसकी सैलरी, इन हैंड सैलरी के 40-50% होनी चाहिए, क्योंकि उनका बैंक का ही मानना है किसी भी इंसान की फैमिली की जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो जनरली उसकी इन हैंड सैलरी की मिनिमम 50% होती ही होती है। अगर आप 50,000 कमा रहे हो तो आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग मिनिमम 25,000 है। अगर आप 2 लाख कमाते हो तो आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग मिनिमम 1 लाख हो जाती है। आदमी उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करता जाता है। तो वो बोलते हैं कि हम लोन इतना ही देंगे कि ईएमआई आपकी 50% से कम आए। तो अब हम बात करते हैं कि 36 लाख अगर हम वैल्यू का घर लेते हैं, और सपोज आपने इसमें 32 लाख का 80-90% हम फाइनेंस कराते हैं। मान लीजिए 32 लाख का फाइनेंस कराया, तो 32 लाख का फाइनेंस कराया आपने 20 साल के लिए, 240 महीने के लिए, और आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट पकड़ा 9%। तो जो आपकी ईएमआई बनेगी वो बनेगी 29,000 रुपये, 29K, विच इज अगेन 60,000 रुपये का मोटा मोटा 50% आपकी ईएमआई बन गई। यानी कि जितनी आपकी इन हैंड सैलरी है उसका 50% आपका ईएमआई में चला गया, और 50% आप जो अपने मंथली एक्सपेंस है उसको मैच करोगे इससे। अब सिनेरियो 2 आता है जिसमें लोग बोलते हैं कि नहीं, मैं तो 36 में तो 60 लाख का मकान लूंगा। तो अब उसकी भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। अगर मैं यही 60 लाख का मकान लेता हूं, घर लेता हूं 60 लाख का, तो मैं सपोज 80-90 54 लाख रुपए फाइनेंस करा लेता हूँ 80-90% के हिसाब से सपोज। तो 54 लाख का मैं फाइनेंस कराता हूँ, वही 20 ईयर्स के लिए 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। तो जो मेरी ईएमआई आती है वो आती है 48K, यानी कि 48,000 रुपए। अब मैं 60,000 टोटल कमाता हूँ, 48,000 मेरी ईएमआई चली जाएगी, तो 12,000 में मैं घर का खर्चा नहीं चला सकता। इसीलिए जो हम, मतलब पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा आई होप सबको, कि हमको जो मकान या घर सर्च करना है वो उसकी जो वैल्यू है वो हमारी इन हैंड सैलरी का 5 साल की जितनी बनती है उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज ये बाद में हम ईएमआई पे करेंगे और घर का खर्चा नहीं चला पाएंगे, तो स्ट्रेस शुरू होगा। तो पहला स्ट्रेस से बचने के लिए आपको कॉस्ट निकालनी आ गई कि कितनी वैल्यू का मुझे घर खरीदना है। सबको अपनी अपनी सैलरी पता है, सब अपना अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं कि मेरी सैलरी 5 साल में कितनी बनती है, उस हिसाब से आप घर ढूंढ सकते हैं आप। अब हम बात करेंगे दूसरे पॉइंट पे, वो है दूसरा पॉइंट डाउन पेमेंट। कि ये बड़ा ही
बड़ा ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जनरली लोग क्या करते हैं कि मुझे घर खरीदना है, लोन 80% हो जाएगा, 90% हो जाएगा, और वो डाउन पेमेंट अपने नेबर से, फ्रेंड से, रिलेटिव से, मार्केट से अरेंज कर देते हैं, जो कि बहुत ही हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट का होता है। 1.5%, 2%, इवन 3% भी है। गांव में जाओगे तो 4% है। तो अब जब मेरी 50% सैलरी EMI में चली गई, जब मैंने 80-90% फाइनेंस कराया, अब बची 50%, उससे मैं घर का खर्चा निकालूंगा, या जो मैंने मार्केट से डाउन पेमेंट उठाई है, डाउन पेमेंट देख लेंगे कि जो मार्केट से पैसा उठाया है, मैं उसको रीपे करूंगा। तो फिर अगेन आप मकान तो ले लोगे 3-6 महीने बाद, जब जिससे आपने डाउन पेमेंट के लिए पैसा उठाया है वो आपको फॉलो करेगा, फिर अगेन स्ट्रेस का फॉर्म कन्वर्ट हो जाएगा कि आपको स्ट्रेस होने लगेगा। तो इसीलिए जब भी आप मकान लेने जा रहे हैं, आपको वैल्यू आइडेंटिफाई होगी कितनी वैल्यू का लेना है, तो उस वैल्यू के हिसाब से 20% आपके पास अपनी सेविंग होनी चाहिए। यानी कि अगर आप 60 लाख का मकान ले रहे हैं तो आपके पास 12 लाख रुपए अपने होने चाहिए। अगर आप 36 लाख रुपए का मकान ले रहे हैं तो आपके पास 7 से 8 लाख रुपए अपने होने चाहिए। अदरवाइज आप EMI दोगे, बाकी EMI जो बचेगा पैसा उससे घर का खर्चा निकालोगे, तो अल्टीमेटली आप ये वाला रीपेमेंट कर नहीं पाओगे, और ये हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होगा, या बिना रेट ऑफ इंटरेस्ट के भी होगा तो रिलेटिव मांगना शुरू करेंगे, तो आप दे नहीं पाएंगे। तो स्ट्रेस, इससे भी स्ट्रेस क्रिएट होगा। तो इससे बचने के लिए आपके पास जब भी घर खरीदने जाए, आपके पास मिनिमम 20% डाउन पेमेंट होनी चाहिए। अब हम तीसरे पॉइंट पे आते हैं। तीसरा पॉइंट जो है वो हमारा बेसिकली नेगोशिएशन काइंड ऑफ पार्ट है, कि जब भी आप लोन लेने जाते हैं तो 2 तरह की नेगोशिएशन आप कर सकते हैं। पहला, प्रोसेसिंग फीस। बैंक जनरली मोटी मोटी प्रोसेसिंग फीस चार्ज करते हैं हमसे, दिखता 1%, 1.5% है। आप समझिए कि अगर आप 50 लाख का लोन कराते हो और सिर्फ 1% भी आपसे प्रोसेसिंग फीस ले रहा है तो 50,000 है। तो इसमें कोई फिक्स नहीं है, नेगोशिएशन का पूरा स्कोप होता है। आप इस 50,000 को 5,000 भी करवा सकते हैं, 25,000 भी करवा सकते हैं, 30,000 भी। आपकी नेगोशिएशन स्किल डिपेंड करती है। और ये ध्यान में रखना कि बैंक आपको पैसा देके कोई एहसान नहीं कर रहा है, वो आपके पेपर्स देके असेसमेंट कर रहा है, आपसे इंटरेस्ट भी चार्ज कर रहा है। तो आप इस पर नेगोशिएट कर सकते हो। और कंपटीशन बहुत है मार्केट में, बहुत एजेंट है। आप 1, 2, 3, 4 को ट्राई मारोगे, ये अपने आप नेगोशिएशन नीचे आ जाएगा। जो 1% है वो आधा भी आ जाएगा, 0.25 भी आ जाएगा, और 0.1 भी आ जाएगा। और दूसरा जो पॉइंट है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, वो आपको मजा आ जाएगा उस छोटी सी चीज को समझ के कि ये कितनी सेविंग हो सकती है मेरी। वो है बेसिकली रेट ऑफ इंटरेस्ट। बड़ा ही इंटरेस्टिंग पार्ट है ये। जब भी आप बैंक से लोन ले रहे हैं, जैसे मैंने बोला कि वो आप पे एहसान नहीं कर रहा है, तो आप उससे रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी नेगोशिएट कर सकते हैं। जैसे कि 9% है, आपने बोला नहीं 8.5, 8.2, 8.5, 8.7, तो 20, 30, 40, 50 पैसे तक नेगोशिएशन हो जाता है। उनके पास भी स्कोप होता है। DSA को अप्रोच कर सकते हो अगर बैंक से नहीं हो रहा है तो। कंपटीशन बहुत है, आप 1-2 को अप्रोच करोगे तो आपको 20, 30, 50 पैसे का नेगोशिएशन मिल जाएगा। बट ये 20, 30, 50 0.2, 3.2 और 0.3 और 0.5 या 20, 30, 50 पैसे का जो एनुअल इंटरेस्ट हमने कम किया, इसका कितना इंपैक्ट आता है टोटल वैल्यू पे, वो आप समझोगे तो आप हैरान हो जाओगे। कि मैंने 36 लाख रुपए का मकान लिया, 32 लाख रुपए लोन करवाए। अब 32 लाख रुपए का लोन मैंने 20 साल के लिए करवाया 9% से। तो मेरा जो टोटल रीपेमेंट बनता है, यानी कि मंथली EMI 29,000 बन रही है, 20 साल के लिए बन रही है, तो वो मोटा मोटा 69 लाख बनता है। अब इंटरेस्टिंग पार्ट आने वाला है कि अगर मैं इसको 9% की जगह 8.5% करवा लूं बैंक से, तो मेरा जो रीपेमेंट बनता है वो बनेगा 66.5 लाख। यानी कि सिर्फ 0.5% आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करवाया और आपकी टोटल वैल्यू में 2.5 लाख रुपए का फर्क आ गया। यानी कि एक छोटी सी नेगोशिएशन आपके 2.5 लाख रुपए बचा सकती है। अगर आप ज्यादा नहीं कर पाए, 20 पैसे भी करवा पाए, 8.8 भी करवा दिया, 8.7 भी करवा दिया, तो भी आपको 1-2 लाख रुपए बच जाएगा। तो ये नेगोशिएशन जरूर करना, चाहे कहीं से भी लोन लो, बट 1-2 बैंकर DSA को अप्रोच करोगे तो आपको ये नेगोशिएशन के बाद ये रिजल्ट मिल जाएगा। और दिखने में सिर्फ 0.2, 0.3, 0.5% है ये, बट नेट वैल्यू में आपको 2-3 लाख रुपए का बेनिफिट दे जाएगा। तभी मैंने बोला था बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है ये। तो इसके बाद हम आते हैं अगली बात पे,
एक सेफ्टी के लिए आपके पास बैकअप फंड भी होना चाहिए। जनरली मान लीजिए हम प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं या हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो प्राइवेट नौकरी में नौकरी स्टेबल इतनी नहीं है, कभी कुछ प्रॉब्लम आ जाए, ट्रांसफ़र हो जाए या कुछ और प्रॉब्लम आती है और बीच में होल्ड लग जाता है, तो आपको जनरली 1 साल की जो EMI बनती है उतना पैसा आपको अपनी वाइफ के अकाउंट में डाल के भूल जाना चाहिए। आप बिजनेस करते हैं तो अभी पेंडेमिक आया, कोविड आया, तो दुनिया थम सी गई। तो इस तरह के सिनेरियो के लिए, सिचुएशंस के लिए आपको बेसिकली 1 साल की जितनी EMI बनती है उतना पैसा अपनी वाइफ के अकाउंट में डाल के भूल जाना चाहिए कि टफ टाइम आता है तो आपके पास बैकअप फंड होना चाहिए। अब एक और पॉइंट है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी डिस्कस करते हैं कि हमको टर्म इंश्योरेंस लेना जरूरी है। कि आदमी ने घर लिया अपनी फैमिली के लिए, और घर लिया फैमिली के लिए, और भगवान ना करे कभी के साथ कभी कुछ हो, तो अगर कुछ हो गया तो आपको बैकअप के लिए या सेफ्टी के लिए टर्म इंश्योरेंस लेना जरूरी है, जितनी घर की वैल्यू है। आज की डेट में 1 करोड़ का भी टर्म इंश्योरेंस लेने जाओगे ना, तो आपको मुश्किल से 500-700 रुपए पर मंथ का खर्चा आता है। बट अगर ये नहीं लिया तो जो घर आपने खरीदा तो वो बाद में आपका रहेगा नहीं, क्योंकि अगर आपको कुछ हो गया तो ना EMI पे होगी, ना फिर वो बैंक अपने अंडर ले लेगा। तो बेटर है आप इक्विवेलेंट वैल्यू का टर्म इंश्योरेंस लेके चले, ताकि कल को कुछ होता है तो पीछे आपके बाद किसी को दिक्कत ना आए। उतनी वैल्यू का टर्म इंश्योरेंस आपको लेके चलना चाहिए। सिचुएशन हर तरह की आ सकती है, तो ये भी आपको एक ध्यान रखना है, ताकि आपको या आपके बाद में किसी को स्ट्रेस ना लेनी पड़े घर को लेकर। आई होप आप सभी लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। इसी तरह की वैल्यू एडिटिव इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि जब भी अगली वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन आए और कुछ ना कुछ आपको लर्निंग मिले, सीखने को मिले। धन्यवाद।